नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका बानसूर क्लासेज के इस करंट सेशन में। देखिए साथियों, ये जो करंट सेशन है ये आपके चाहे केंद्र की परीक्षा हो चाहे फिर स्टेट की परीक्षा हो, करंट अफेयर हमेशा पूछा ही जाता है। और करंट अफेयर कौन सा सबसे बेस्ट रहता है ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सरकारी आंकड़ों के ऊपर आधारित है। इसमें से ही सबसे ज़्यादा करंट अफेयर हर परीक्षा में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा महत्व भी इस सरकारी आंकड़ों के करंट अफेयर का ही होता है। इसलिए आप जो हैं इस क्लास के ऊपर, इस करंट सेशन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए, हाँ इसमें लाजमी है कि 1-2 दिन का आगा पीछा हो सकता है क्योंकि ये पहली क्लास है। ये पहली क्लास है 7 जून को, और उसके बाद में जो डेली का ही करंट अफेयर होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये फर्स्ट क्लास डाल रहा हूँ मैं, इसमें 1-2 दिन का आगा पीछा हो सकता है। जैसे 4 जून का है, फिर जैसे 5 जून का भी है इसमें, क्योंकि अब ये जो है ना, ये आगा पीछा का ले रहा हूँ मैं ताकि आपको सहूलियत हो। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन भी आए हैं, आपने पढ़े होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर, तो उसको कवर कर देंगे हम। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो देखिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, पश्चिमी नौसेना कमान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ। आज का जो पहला पॉइंट है ये है कि जो पश्चिमी तट है, देखिए पश्चिमी जो तट हैं यहाँ पर जितने भी सभी स्टेशन हैं, कौन से, नेवी के। देखिए पश्चिमी तट क्या होते हैं, ये मान लीजिए गुजरात का क्षेत्र है और ये भारत का इलाका है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये है पश्चिमी तट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों पश्चिमी तट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो नेवी है, अपनी भारतीय नेवी है, इसका कमान पश्चिमी क्षेत्र में है और इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। जितने भी ये नेवी के कर्मचारी हैं, इन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए ऐसे निरंतर प्रयास किए हैं। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या क्या कर दिया, जो कर्मचारी हैं इन्होंने सामुदायिक सफाई का कार्य किया, कार्यशालाएँ, सेमिनार, जागरूकताएँ अभियान, तटीय सफाई, वृक्षारोपण अभियान, इन्होंने ये सब किया। अब हुआ क्या है दोस्तों, प्लास्टिक की खपत कम करनी। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम इन्होंने जो किया है उसकी जो है सराहना की जा रही है। ये रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ का उपयोग कर लिया, अब उसको दोबारा उपयोग ना करते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो वो रिसाइकिल में नहीं होता। अगर उसको दोबारा उपयोग में ले नया बनाकर, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं तो दोबारा उपयोग लिया जा सकता है उसको नया बनाकर। तो प्लास्टिक की खपत को ही कम करने, नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने, घरों में जैव और गैर जैव कचरे के निपटान और ऊर्जा कुशल पानी बचाने तौर तरीकों अपनाने जैसे ग्रीन इनिशिएटिव को लागू किया गया। ये सब काम किसने किया है, अपनी भारतीय नेवी ने किया है। और एक ख़ास बात है, मियावाकी फॉरेस्ट स्थापित किया इन नेवी ने। ये क्या होता है साथियों, ये होता है, देखिए जो जापानी पद्धति होती है ना, जापानी पद्धति, इस जापानी पद्धति में ये क्या है कि भाई इसके जो पेड़ होते हैं ना, ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही घने जंगल तैयार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा ही अभियान चला रखा है भारत सरकार ने, ग्रीन इंडिया पहल। उसके तहत भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जैसे ग्रीन इंडिया पहल जो है ना, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई। इसमें भी नौसेना ने बहुत ही, नौसैनिक जो केंद्र हैं वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनको वितरित भी किया है, वहाँ वनस्पतियाँ लगाई भी है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। जागरूकता सफाई अभियान चलाया इन्होंने। साथ ही साथ जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, इसकी थीम इन्होंने यहाँ पर रखी है। इसको देख लिए, हरित पर्यावरण पहल के तहत, किसके तहत, हरित पर्यावरण पहल के तहत इन्होंने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसको जो है ना थीम के रूप में अपनाया है इन्होंने। किसने, भारतीय नौसेना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं। अगला जो है ये राजस्थान सूजस बुलेटिन से लिया गया है।
इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बनता है तो कहाँ से बनेगा, राज्य सरकार द्वारा 108 और 104 नंबर को क्या घोषित कर दिया, अति आवश्यक घोषित कर दिया है। देखिए 108 और 104 और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं अगर जो हड़ताल करने की बोल रहे थे उनको किस अधिनियम के तहत, राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत क्या कर दिया है, उन्होंने 6 माह तक कोई भी यहाँ पर क्या नहीं कर सकेगा, हड़ताल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य संबंधी इतनी बीमारियां भयंकर फैल रही हैं। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जल जीवन मिशन राजस्थान कनेक्शन में कौन से स्थान पर है, राजस्थान कनेक्शन में तो है 12वें स्थान पर, खर्च में है दूसरे स्थान पर। इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। और श्रेष्ठ 5 जिले अगर कनेक्शन की बात करें तो इसमें श्रेष्ठ 5 जिले हैं, पहला है झालावाड़, दूसरा है भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कितना कितना परसेंट है ये आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, कौन सा बनता है इसको ध्यान से देख लिए। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई तब राजस्थान में कितने % कनेक्शन उपलब्ध थे, इसको देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट यहाँ दिखता नहीं है। इसमें एक कला संस्कृति का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो जवाहर कला केंद्र, देखिए जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी केंद्र में यहाँ 40 वर्षों से भरतनाट्य का क्या अभ्यास कर रही थी एक प्रशिक्षिका, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था श्रीमती निकिता मुदगल। ये बच्चों को भरतनाट्य एक नृत्य है दक्षिण भारत का, ये यहाँ राजस्थान में प्रशिक्षण दे रही है बच्चियों को। यहाँ झुंझुनू खेतड़ी में लेपर्ड सफारी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। खेतड़ी बनस्यार कंजर्वेशन रिजर्व लेपर्ड सफारी क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है, 7018 हेक्टेयर इसमें ये कंप्लीट फैला हुआ है। यहाँ का एक विधायक है जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ 35 लाख रुपए का अनुदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 33 एयर क्वालिटी स्टेशन खुलेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर खोला गया है जयपुर के थोलाई गांव में। क्लियर है दोस्तों। अब क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है तो उस प्रदूषण को एकदम जो है परफेक्ट तरीके से किस प्रकार कंट्रोल किया जाए या फिर उसका मापन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए 33 एयर क्वालिटी निगरानी स्टेशन खोले गए हैं। इनसे ये अंदाज़ा आता रहेगा कि कहाँ पर कितना प्रदूषण फैल रहा है। क्लियर है। इस प्रकार से और इनके साथ में जयपुर के थोलाई में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास भी किया गया। वन विभाग ने यहाँ 2000 पौधों का वितरण भी किया है। क्लियर। अगला देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए केंद्र की जितनी भी करंट अफेयर है ये चलेंगी, फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं। केंद्र ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के संबंध में जांच आयोग नियुक्त किया है। यहाँ जांच आयोग जो है ना, ये 3 सदस्यों का जांच आयोग है। इसमें एक जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहेंगे गुवाहाटी के, अजय लांबा होंगे, और साथ ही साथ IAS पूर्व अधिकारी हैं एक, जिसका नाम है हिमांशु शेखर दास। एक IPS अधिकारी होंगे जिनका नाम है आलोक प्रभाकर, ये पूर्व हैं। ये जांच जो है ना, आयोग जो है ना, ये जांच क्या करेगा कि भाई जो हिंसा घटित हो रही हैं वो समुदाय के ऊपर हिंसा का निशाना कौन बना रहा है, लोग ऐसा कौन है जो ये निशाना बना रहे समुदाय को, इनकी जांच करेगा। साथ ही साथ ये इसकी भी जांच करेगा कि इसमें कोई अधिकारी तो शामिल नहीं है, इन अधिकारियों की भी जांच करेगा। और ये जो है ना, ये 6 महीने, पहली बैठक जब होगी इसके 6 महीने तक लागू रहेगा। इसका मुख्यालय जो है इम्फाल में रहेगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोरिया द्वारा मिसाइल प्रक्षेपण के बारे में वास्तविक समय की निगरानी के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिणी कोरिया सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। देखिए जो कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया, ये कुछ ना कुछ ऐसा उड़दंग करता ही रहता है। इसके लिए जो है जापान, अमेरिका और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया, इन्होंने अपने अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ये आपस में सहमत हो गए हैं। ये जो तीनों है ना,
इन्होंने ये किया है कि भाई अपन तीनों जो है ये मजबूत होंगे। अब पता नहीं वो जो है सन की व्यक्ति है, वो कोई भी कुछ भी, कोई भी मिसाइल का मुंह किधर भी मोड़ सकता है, किसी भी मिसाइल का मुंह किधर भी घुमा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये शामिल हुए हैं। अपनी सुरक्षा को मतलब कहने का मतलब ये है मजबूत किया इन तीनों देशों ने। बैठक बुलाई है। भारतीय नौसेना ने पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने के लिए स्वदेश में निर्मित भारी वजन वाले टोरपीडो का सफल परीक्षण किया। देखिए टोरपीडो क्या होता है? टोरपीडो होता है स्वचालित विस्फोटक प्रेक्ष पात्र, यानी खुद चलता है। ये पनडुब्बी के अंदर होता है। अगर कुछ ऐसे परिस्थिति देख लेता है या हलचल ऐसी दिखता है जैसे पानी की सतह के ऊपर ऐसा कुछ खतरनाक कोई बोट है या फिर कोई खतरनाक चीज़ ऐसी है जो पानी के ऊपर, ये वहाँ से ही निशाना साध के पानी के अंदर से ही उसको धराशायी कर देता है। क्लियर है? ये जो है ना दूसरा परीक्षण किया गया। पिछले महीने नौसेना ने INS मोरमुगागो विध्वंस जहाज बनाया था। ये इससे ज़्यादा और भी खतरनाक था। ये जो था ना ये मोरमुगागो विध्वंसक, इससे ज़्यादा खतरनाक अब ये वाला है। और कितने किलोमीटर तक मार सकता है ये वाला? 300 किलोमीटर तक। क्लियर है? सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद नई सहकारिता नीति को अगले महीने यानी जुलाई 2023 सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि नई सहकारिता नीति जुलाई 2023 में क्या हो जाएगी? जारी हो जाएगी। अब ये किसके अंतर्गत आती है? सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है कि राज्य सरकारी, केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के सहित सभी हितधारकों के साथ जारी विचार विमर्श के बाद नई नीति जारी की जाएगी। अब देखिए इसके जो नीति जारी करने की जो समिति है, राष्ट्रीय समिति है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ये सुरेश प्रभु हैं। क्लियर है? अब देखिए ये पुरानी वाली जो नीति है ये कौन सी है? 2002 की है। पुरानी सहकारिता नीति की कौन सी है? 2002 की है। अब नई 2023 की हो जाएगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत क्या नाम है? MV एम्प्रेस। इसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। भाई चेन्नई नीचे तमिलनाडु में पड़ती है, वहाँ से देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसका मैपिंग कर देता हूँ इस प्रकार से। ये श्रीलंका है और यहाँ चेन्नई है, तो यहाँ से रवाना किधर किया गया? इसको श्रीलंका की तरफ किया गया। क्लियर? देखिए इसकी लागत की अगर बात करें तो 17 करोड़ 21 लाख रुपए की इसकी क्या आ गई? लागत आई है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देश में समुद्री पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए युग की शुरुआत है, नए समय की शुरुआत करना, इसका मतलब होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन बनाए रखने में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक, कृषि राज्य मंत्री किसने की? कैलाश चौधरी ने इसकी क्या की है? घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में क्या किया है? मिशन लाइफ के तहत एक कार्यक्रम आयोजन किया। इस अवसर पर कैलाश चौधरी ने कहा कि भावी पीढ़ियों की, आगामी जितने भी पीढ़ी हैं, अपनी जो नई नई संतानें हैं, उनको रसायन मुक्त खेती उपलब्ध करवाई जाए ताकि बीमारियां ना फैलें, अपना जो स्वास्थ्य है वो मजबूत हो सके। इसलिए जीवन शैली यानी पुरानी जीवन शैली जो रसायन की थी उसको बदलने के साथ साथ नई जीवन शैली की शुरुआत इन्होंने एक कदम उठाया है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को कम किया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने कहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि भाई गर्मियों में जो है बरसात आ रही है, सर्दियों में जो है आंधियाँ चल रही हैं, ये होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत ने 389 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। पिछले 9 वर्षों में 389 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। विदेशी उपग्रहों का मतलब क्या है कि भाई वो जो देश है ना, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का सहारा लिया। इसरो ने ही जो है इसका प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया है।
इसका मतलब ये है कि आज का भारत कितना आगे जा चुका है अंतरिक्ष मामलों के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कि दूसरे विदेशियों का उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब विदेश जो है ना भारत को चिढ़ाया करते थे कि क्या अंतरिक्ष में पहचान बना पाएगा भारत, लेकिन आज भारत की जो क्षमता है वो कहीं ज़्यादा अमेरिका और जैसे देशों के बराबर हो चुकी है। देखिए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतरिक्ष में छोड़े गए। 2020 से अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने के बाद कितने स्टार्टअप शुरू हुए? 130, और उसमें रोजगार मिल रहा है इनको। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र 50 दिनों तक चलेगा। श्रीलंका में देखिए 21 जून, अभी तो 7 जून ही है आज, तो देखिए 21 जून को विशेष कार्यक्रम पर इसका समापन होगा और 50 दिनों तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि योग सत्रों में लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग ले सकें। इसके लिए ही उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए किया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं जर्मनी के रक्षा मंत्री। क्या नाम है उनका? बोरिस पिस्टोरिस। ये क्यों पहुंच रहे हैं? ताकि ये जो डिफेंस का सिस्टम है उसका अवलोकन कर सकें, इसलिए आ रहे हैं ये बोरिस पिस्टोरियस। यहाँ पर देखिए दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम दौरान रक्षा स्टार्टअप से भी भेंट करेंगे कि यानी रक्षा के संबंध में भारत कितना आगे चला गया, कितना क्या विकसित हुआ है उसको देखेंगे। फिर ये पश्चिम नौसेना कमान, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये जो क्षेत्र हैं पश्चिमी नौसेना कमान, यहाँ वाले क्षेत्र, इनका भी दौरा करेंगे। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुख्यालयों का भी दौरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मालदीव में 2 नए पर्यटन क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। कौन कौन से हैं वो 2 क्षेत्र देख लीजिए। इनमें जो है एक है हिदातू पर्यटन क्षेत्र और दूसरा कौन सा है? दूसरा पर्यटन क्षेत्र है हुलहुदू माफीजी। क्लियर? ये दोनों ही पर्यटन क्षेत्र हैं, इनका मालदीव में क्या हुआ? उद्घाटन हुआ है। भारत सरकार की ओर से कितनी सहायता दी गई? 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता दी गई है। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार ने सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, जहां मेमोरी बनती थी, पहले चिप बना करती थी, डिस्प्ले बनते हैं। ये इनका एक बड़ा सा एक क्षेत्र खोला जाएगा। उसमें विदेशी जितने भी कंपनियां हैं उनको अगर कोई निवेश करता है तो उसको 50% टैक्स में छूट देने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया है। क्लियर है? अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के दूसरे दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। पहले दिन ही 1 स्वर्ण पदक जीत लिया था, 2 आज जीत लिए, कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर कौन है? सिद्धार्थ चौधरी है पुरुषों में शॉर्ट पुट। क्लियर? शॉर्ट पुट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19.52 मीटर यानी कि 19.5 मीटर तक इन्होंने क्या फेंक दिया? गोला फेंका। 3 अन्य खिलाड़ी इन्होंने 3000 मीटर की स्टेप चेल में शाहरुख खान, जेवलिन थ्रो में विमन लोखारे और लंबी कूद में सुष्मिता ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। शकील ने 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। मिक्स्ड रिले टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। आगे पढ़िए। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्या जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया है। बहुत गर्व की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के धनुष श्रीकांत ने जर्मनी के सुहल में एक ISF जूनियर वर्ल्ड कप की शूटिंग चल रही थी, इसमें इसने तीसरे दिन भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। किसने? धनुष श्रीकांत ने। 10 मीटर एयर राइफल में ये जीता है। आगे बढ़ते हैं। और इनका स्कोर की अगर बात करें तो धनुष ने फाइनल में 249.4 का स्कोर बनाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन ने भारत ने पहले ही दिन 2 स्वर्ण 3 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण सहित 3 पदक, यानी 2 तो सोने के, 1 पदक दूसरा है। कौन कौन जीते हैं? रेयाना मलिक हिना ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ और भारतप्रीत सिंह ने पुरुषों की चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिना ने 53.5 सेकंड के साथ पोडियम शीर्ष स्थान हासिल किया। इसी साल की शुरुआत के अंडर में 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन का खिताब जीतने के बाद रेजवाना मलिक अब अंडर 18 और अंडर 20 दोनों श्रेणियों में 400 मीटर की मौजूदा एशियाई चैंपियन है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक करना है, आगे बढ़िए। और जो ये भानुप्रीत है, इन्होंने क्या किया है, डिस्कस थ्रो क्षेत्र में पुरुषों के अंडर 20 चैंपियन बनने अपने तीसरे प्रयास में 55.5 मीटर की दूरी हासिल की है। नेक्स्ट देखिए, फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय स्प्रिंट अमलान बोरगोहेन ने पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ क्या की है, एक स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर एक स्वर्ण पदक और इस आयोजन में बेल्जियम मैक्सिम अंतर्राष्ट्रीय एंट्रोप एथलेटिक्स गाला के रूप में जाना है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, बोरगोहेन ने 10.70 सेकंड का समय निकालकर सबसे तेज मैन ऑफ द मीट का खिताब अपने नाम किया है। उनके पास 10.25 सेकंड में 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 मीटर में 25 वर्षीय बोरगोहेन ने 20.96 सेकंड के समय के साथ हॉफमैन के 21 सेकंड और जैमका के सेम्बोलोपी के 88 से आगे रहे। आगे बढ़िए। इस बीच सपना कुमारी महिलाओं में 100 मीटर बाधा दौड़ में बेल्जियम की एम्बर वॉन डेन वॉस से पीछे रही। उन्होंने 14.10 सेकंड का समय लिया। इसको छोड़ो। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज संपन्न हो गए। आज का मतलब हो गया 3 जून को। ये कहाँ पर संपन्न हुए हैं? ये संपन्न हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ये संपन्न हो गए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता है, वो पंजाब विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक पंजाब विश्वविद्यालय ने जीते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 24 सोने के पदक जीते, 27 रजत जीते हैं। और इनमें 12 दिन में चले इन खेलों में कुल कितने विश्वविद्यालयों ने भाग लिया? 131 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रपति ने पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से वार्ता की और दोनों देशों के बीच कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 समझौते हुए हैं। एक कृषि से संबंधित है और 2 क्या हैं? स्वास्थ्य से संबंधित है। इसलिए ये क्या हो गए? 3 समझौते। सूरीनाम जो देश है, इसकी राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसके साथ 2 पक्षीय वार्ता हुई है प्रतिनिधिमंडल के साथ में, और इन्होंने दोनों देशों के बीच, भारत और सूरीनाम के बीच में कृषि और स्वास्थ्य के बीच 3 क्षेत्रों में, ये कृषि और स्वास्थ्य के दोनों क्षेत्रों में 3 समझौते हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? जैसे भारत में भारत रत्न होता है, इस प्रकार सूरीनाम में होता है द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये सर्वोच्च नागरिक है। इससे सम्मानित किसको किया गया? अपनी भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर? इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी भी परीक्षा में आ सकता है। आप कोई सी परीक्षा दे रहे होंगे आप आसपास में। आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखते रहना, इतना बहुत लंबा है ये। मैंने जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। देखिए, नितिन गडकरी जी ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग 160, ये कौन सी योजना के तहत? भारतमाला परियोजना के तहत। आप ध्यान से देखना इसको। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, ये 160 है, नंबर है इसका। ये देखिए सामाजिक महत्व का है, क्योंकि परियोजना जो है शिरडी की पैदल यात्रा करने वाले जो साईं भक्त है ना,
उनको समर्पित रूट है यह। और इसके आसपास का जो क्षेत्रीय इलाका है, देखिए यहाँ पर भी यहाँ आपको विकास देखने को मिलेगा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र के जो 2 धार्मिक शहर हैं, एक तो शिरडी का साईं बाबा वाला और एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। इनके बीच में जो पहले समय लगा करता था उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है इस दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के जो पटरे हैं ना, इनकी वजह से। देखिए यातायात की भीड़ भी इसमें कम हो गई है, इसलिए वैसे भी समय कम लगेगा, सुपर फास्ट जाएगी। कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कम कर दिया गया है, जिससे क्या है प्रदूषण को भी क्या होगा, इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है। काजरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसको आप एक बार ध्यान से देखना। काजरी जो है ना, काजरी जोधपुर में क्लियर मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए जो प्रयास कर रही है, मरुस्थलीकरण से संबंधित ये संस्थान है जिसका नाम है काजरी। इस काजरी में एक बात पर चर्चा की गई, वो कौन सी बात थी? एनविस के प्रभारी और विभाग अध्यक्ष पीसी महाराणा ने बताया कि राजस्थान में जहाँ मई जून माह में गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, इनके विपरीत अब यहाँ पर क्या हुई है, अब यहाँ पर बारिश हुई है और तापमान भी 4 से 6 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। कृषि को प्रभावित करता है, जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से जल संरक्षण के लिए सजग एवं जागरूकता रहने पर भी क्या दिया, बल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये देखिए यहाँ काजरी में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट है एक, बिगड़ता पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। ये अखिलेश येदू ने लिखा है और ये जो आर्टिकल है जनसत्ता अखबार की एक छोटी सी क्लिप ली गई है। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी और धरती के बढ़ते तापमान की बड़ी वजह बढ़ते वायु प्रदूषण को माना है। धरती का बढ़ता तापमान, ऋतु चक्र में आए बदलाव की सबसे बड़ी वजह विषैली कार्बन ऊर्जा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एकदम फैक्ट और एकदम क्वेश्चन बनेगा कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो ये क्या है, विषैली कार्बन ऊर्जा। हमारे देश में 2005 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 21% कमी आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 की तुलना में कितना कम हो गया, 21% कम हो गया। लेकिन ये बहुत कम है। दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर और दूसरे शहरों में हवा अति खराब श्रेणी में लगातार बने रहने का मतलब है पर्यावरण की बेहतरी के लिए और अधिक कदम उठाने की क्या है, ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको शेयर भी फटाफट से कर दीजिए, दूसरे लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली क्लासों में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड लक।